वालिद, दादा, मामू, परदादा सब सियासतदान आजकल तो विरासती सियासत के खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा किया जाता है। क्या इसका फ़ायदा है या नुकसान? जैसे मैं विरासती सियासत के ख़िलाफ़ हूँ। अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी ख्वाहिश ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सर्विस है। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट पब्लिक सर्विस इफ़ आई गेट इलेक्टेड तो वो मेरा नहीं, सिस्टम का ताल्लुक है। मैं तो सिर्फ एक प्रोफेशनल लॉयर हूँ, मैं अपना बिज़नेस करना चाहता हूँ। लेकिन पब्लिक सर्विस क्योंकि मेरे साथ इस निज़ाम में जुड़ी हुई है, अब मैं ख़ुद रीच आउट ना भी करूं तो मुझे जो मेरे ताल्लुक़दार हैं उनके कामों के लिए बाहर निकलना पड़ता है, फिर वो फ़ैसला करते हैं। विरासती सियासत मैं अपने साथ ये विरासत अटैच नहीं कर सकता जब तक पब्लिक ओनरशिप ना दे। तो इट इज़ वाइस वर्सा। अवाम ऐसा चाहते हैं, लोग ऐसा चाहते हैं। दे कंपेल्ड मी टू कम हियर एंड कंटेस्ट। ये तो सारे विरासती सियासतदान यही कहते हैं ना कि हम इलेक्ट होते हैं। आपको क्या तो एतराज़? बड़ी दलील है इसका, कोई इसका कोई रद्द दलील दें, अगर किसी के पास है तो लाए। इसका कुछ फ़ायदा भी है विरासती सियासत का? ये डेरा एक इंस्टीट्यूट है, ये एक इंस्टीट्यूशन है। ये मुझे लोगों के साथ बैठना, मिलना, उनके मसाइल हल करना, इन सब की बाकायदा तरबियत देता है। तो इसके साथ जुड़ी हुई ये जो तरबियत है, ये तो इसके फ़वाइद हैं। अब इसका ऑन अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम अगर आप देखें कि इससे मिडिल क्लास पुशबैक होती है। गो मैं मिडिल क्लास का नुमाइंदा हूँ, इसमें कोई शक नहीं। मैं एक दरमियाने दर्जे की अपनी होल्डिंग और फाइनेंशियल पोजीशन का आदमी हूँ। मैं कोई बहुत अमीर आदमी नहीं हूँ। सो मैं ये समझता हूँ कि मुझ जैसे लोग जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सिस्टम में। मेरा मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स बड़ा डिफरेंट है, मेरी फैमिली का मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स बड़ा डिफरेंट है। इट इज़ सर्विस ओरिएंटेड, इट इज़ एब्सोल्युटली लोगों की मदद के साथ जुड़ा हुआ है, लोगों के मसाइल के साथ जुड़ा हुआ है, उनकी गमी खुशी के साथ। मेजॉरिटी का ऐसे होगा। लेकिन अगर ऑन ब्रॉडर पिक्चर एक एकेडमिक बहस आप खोलते हैं कि ये विरासती सियासत में जो बड़े बड़े जागीरदार हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और उन्हीं के साथ ये सियासत चलती रहे, तो फिर जो आपका जो मिडिल क्लास है वो इसमें से एक्सक्लूड होता है। और ये एक इसकी मैं फ्लिप साइड। आप मिडिल क्लास विरासती सियासतदान हैं, ऐसा कह लें। आपके वालिद मलिक मोहम्मद अली अफखाई वो सूबाई असम्बली के मेंबर भी रहे, फिर डिप्टी चेयरमैन सेनेट, बहुत बड़ा ओहदा है, कायम मकाम सदर भी रहे। लेकिन फिर आपकी सियासत में एक डिप आया, जवाल आया। अब बड़े अरसे के बाद आप एक स्पीकर के ओहदे पर फायज हुए हैं। ये दरमियान में क्या हुआ आपकी फैमिली को? देखिए, मैं समझता हूँ कि बुनियादी वजह शायद इसमें एक डिस्टेंस हमारा अपनी पार्टी के साथ है और वो उस डिस्टेंस का आने का हमने टोल पे किया और वो शायद नहीं आना चाहिए था, जिसका इदराक मेरे वालिद मरहूम को भी था। और उन्होंने मुझसे बारहा इस बात का कहा कि कुछ भी वजूहात थी, वो अब आपके इल्म में है कि एक इलेक्शन जिसमें मियाँ खुर्शीद महमूद कसूरी इवेंचुअली केम हियर एज अ टिकट होल्डर, तो उस पर एक इख्तलाफ हुआ। बट माई फादर रिग्रेटेड दैट कि चाहे वो इख्तलाफ मेरा हो गया था, लेकिन पार्टी के साथ मेरी जो वाबस्तगी थी रहे वो वहीं पर जहाँ थे, लेकिन बैक बेंचर के तौर पे बैठ गए। ये फ़र्क रहा इस सारे अरसे में, जिसमें मेरे वालिद साहब के बाद एक प्रोमिनेंट पोजीशन मलिक रशीद साहब की रही। आपके मामू की? मेरे मामू की, जो 93 का इलेक्शंस थे जिनकी मैंने आपसे बात की, जिसमें खुर्शीद कसूरी साहब वाला मामला हुआ, तो 97 से 97 तक फिर वो मेंबर रहे। 2002 में मैं और मेरे छोटे भाई अहमद सईद, हम दो इलेक्ट हो गए। आपके मामूजाद भाई? मामूजाद भाई। जो 2008 का इलेक्शन था, वी लॉस्ट। मलिक रशीद साहब तहसील नाजिम बने उस अरसे में। फिर 2013 में मैं इलेक्ट हुआ दोबारा, 2018 में हुआ। अहमद सईद भी साथ ही होते रहे। तो ये 2-3 जो हलके थे, इनमें हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स थी वो इस एतबार से चलती रही। कभी इलेक्ट होते रहे, एक आधा इलेक्शन लूज़ भी किया, तो वो तो उसके गिव्स एंड टेक्स थे। इसमें एक दो कैबिनेट पोजीशंस भी मिली। इसी तरह से रहा मामला। एचिसन कॉलेज, फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, फिर बकिंगम कॉलेज। तालिब इल्म तो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इतनी शाइस्तगी, इतनी नरमी,
इतनी खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करनी, ये कहाँ से सीखी? तो सब मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग इस बात का हामी हूँ कि आज का मुआशरा अल्फाज का बना मुआशरा है। दुरुस्त है, बतौर तालिब इल्म मैं को बड़ा शाइनिंग स्टूडेंट नहीं था, लेकिन किसी न किसी तरह से अपनी जमात पास कर लेता था। वो कौन सी तरह थी जिस तरह करते थे? बस थोड़ा बहुत पढ़ के जी। स्कूल से भी भागते थे? हाँ, कई दफ़ा एक्सपेल भी हुए इस बात पे। ये भाग दौड़ लगी रही थी। ये तो क्लेम वालिद साहब को शिकायतें आती थी? और मैं शदीद उनके ज़ेरे अताब भी आता था जी। मार भी पड़ती थी? अक्सर पड़ती थी जी। अच्छा, फिर कैसे ये आ गया? ये जो दो पहलू हैं, एक तरफ बिल्कुल डिसिप्लिन से आउट और गुफ्तगू करते हुए बिल्कुल शाइस्ता नरम, ये तो बड़ा तजाद है ना? मैं डिसिप्लिन में तो हमेशा था। एक जो ताबेदारी थी तबीयत में, वो मैंने अपने वालिद की ताबेदारी करते हुए अपनी तबीयत का खासा बनाया। ये तो हमेशा से ऐसा रहा। जहाँ तक ये बात है कि थोड़े आउटगोइंग थे, थोड़े रिबेलियस थे, थोड़ा इस्केप करते थे, बंक करते थे, थोड़ा रूल्स को तोड़ते थे, बतौर स्टूडेंट ये तो था। और इसमें कॉलेज तक भी, यूनिवर्सिटी तक भी जो चीज़ें जिस मुतय्यन वक्त में करनी थी वो ऐसे नहीं होती थी, कभी फेल पास भी होते रहे, इसमें कोई शक नहीं। नहीं तो ये क्या एक अच्छा इंसान बनने के लिए फेल पास होने का कोई तलक नहीं बच्चों के? ज़रूर है जी, मैं रिग्रेट करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मेरी जो सबसे बेहतरीन तरबियत हुई मेरी उस कुतुब बीनी ने की जो मेरी लेट स्टार्ट हुई। मैं स्कूल में एक अच्छा ओरेटर था। मैं अपने जो भी डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट थे उनको जीत जाया करता था, तकरीर अच्छी करता था, अपनी कॉलेज की डिबेटिंग टीम के साथ मैं मुंसलिक रहा, इंटर कॉलेजेट तक भी अच्छा रहा, गवर्नमेंट कॉलेज में भी मुझे ये बड़ा खासा रहा, मेरे साथ मुझे मौका मिलता रहा। इवन इन द सोसाइटी ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन इन यूनिवर्सिटी आई हैड माई चांस। ये सारी चीज़ें तो साथ थीं, लेकिन मेरा जो एक अब मुझे लगा कि जिस चीज़ ने मुझे बहुत मदद दी है मेरी पूरी इस स्ट्रगल में, जो पॉलिटिकल भी है और सोशल सर्विस की भी है और सोसाइटी की बेहतरी की भी है, वो मेरी कुतुब बीनी है। आई गॉट अट्रैक्टेड टू माय जैसी मीठी बातें कहाँ से सुनी, कैसे सीखी? दो लोगों का इस पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक अपने वालिद का, उनका मुझ पे ये बहुत गहरा असर था। मुझे सारा वक्त उन्होंने दलील की और वजाहत की गुंजाइश के मुतल्लिक हमेशा मौका दिया। और दूसरी जो मैं आई एम रियली ग्रेटफुल टू वन ऑफ माय अंकल्स डॉक्टर अमीर ख़ान साहब। मैंने उन जैसा हम्बल, और मैंने सीखा ये कि जब आप किसी बात में भी म्याना रवि लेते हैं, बात को समझते हैं और उसके बाद फिर आपको बात आगे ले, तो ये मेरी फैमिली के दो एल्डर्स थे मेरे घर में। एक मेरे फादर इन लॉ हैं और एक मेरे वालिद मरहूम थे। बार बार इलेक्शन जीतते रहे, एक बार हारे भी। क्या आप अपने समझते हैं हल्के में क्या आप करते हैं जिससे लोग आपके साथ जुड़े रहते हैं और किस बात पर नाराज़ हो जाते हैं? देखिए, लोगों के काम है, अगर तो आप इनके जो काम है आपके वोटर के, ज़ाती काम या इज्तिमाई काम? जो साहब, वोटर का रिलेशनशिप बड़ा जेलसली गार्ड करना पड़ता है। अगर आप वोटर के साथ अपने रिश्ते को निभाने में कोताही कर लेंगे तो फिर आप ये इलेक्टोरल विक्ट्री मेंटेन नहीं कर सकते। मुझे जो मेरा वोटर है उसके साथ मेरा रिश्ता मेरे भाई जैसा होना चाहिए, उसके साथ मेरा एक रकाबत का भी रिश्ता होना चाहिए। और वोटर की और मेरी रकाबत क्या है? अगर उसने मुझे काम कहा है और वो अगर इस तरह बिहेव नहीं करेगा अपना काम कहने के बाद जैसे कोई रकीब करता है कि ना काम हुआ तो देखी, और मुझे उसको ऑनर करना है, उसको रिगार्ड करना है, मुझे उस पर फ्रस्ट्रेट नहीं होना। लेकिन मलिक साहब, इससे सिफारिश का कल्चर भी जन्म लेता है, मेरिट की खिलाफ वर्जी भी जन्म लेती है, तो उसको फिर कैसे आप उससे डील करते हैं? ये बड़ी बहस है। पैटर्न क्लाइंट रिलेशन मेरा इलेक्टोरल कॉलेज मुझसे मांगता है। अगर मैं पैटर्नेज अपने वोटर को नहीं दूंगा, जिसको आप सिफारिश कह रहे हैं मैं उसे पैटर्नेज कह रहा हूँ।
मैं एज अ राइट मांग रहा हूँ कि मेरी पैटर्नेज है मेरे वोटर के साथ, बट एक डिस्टेंस मैंने मेंटेन करना है इस पूरी बात में कि मैं कहीं नेपोटिज्म तो नहीं कर रहा, कहीं अकरबा परवरी तो नहीं कर रहा, कहीं किसी का हक तो नहीं मार रहा, किसी के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहा। जो मेरी पैटर्नेज है वो किसी गलत सिफारिश में तो नहीं जा रही। अगर मैं ये मेंटेन करूँगा तो फिर मैं अपना हक अदा कर रहा हूँ, तो फिर मैं ज़्यादा देर तक लंबी इनिंग्स तक चल सकता हूँ। मेरे नज़दीक सिफारिश कौन सी है कि जब मैं किसी राइटफुल बंदे को पीछे फेंकूँ और किसी गलत को आगे लेके आऊँ। सिफारिश तो यही होती है। नहीं, हम तो डिजर्विंग को उसका हक देते हैं। दिस इज व्हाट इट इज। डेरे पर हल्के के अवाम के लिए खुली कचहरी का बाकायदा इंतजाम होता है। अवामी मसाइल सुने और उनके हल की यकीन दहानी करवाई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੱਭੀ ਨਾ, ਕੀਤੀ ਕਮਾਲ ਆਂ ਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਆ DHA ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਗੁਲਬਰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਫਾਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ 12-12 13-13 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਣਾ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਵਾ ਦਿਆਂ। ਮੁੱਕੀ ਗੱਲ।